स्टूडेंट्स, हमारे प्रीवियस वीडियो में हमने जो है मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर और फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर, मेल गैमेट्स का फॉर्मेशन और फीमेल गैमेट्स का फॉर्मेशन, मेंस्ट्रुअल साइकिल, ये सारी चीज़ें डिस्कस करनी थी। आज हम आपको इस वीडियो में फर्टिलाइजेशन और इम्प्लांटेशन की प्रोसेस के बारे में डिस्क्राइब करने जा रहे हैं कि किस तरीके से जाइगोट्स का फॉर्मेशन होता है और जाइगोट के फॉर्मेशन के बाद किस तरीके से यूट्रस में जाइगोट का इम्प्लांटेशन होता है। ठीक है, तो लेट्स नॉट वेस्ट द टाइम एंड स्टार्ट द टॉपिक। ओके, ड्यूरिंग कॉपुलेशन सीमन इज़ रिलीज्ड बाय द पेनिस इनटू द वजाइना। ठीक है, कॉपुलेशन जब होता है, जब मीटिंग होती है, तो जो मेल गैमेट्स होते हैं वो फीमेल की वेजाइना में इंट्रोड्यूस हो जाते हैं। ठीक है, जो मेल गैमेट्स आर रिलीज थ्रू द पेनिस एंड इट इज़ इंट्रोड्यूस इनटू द वेजाइना ऑफ द फीमेल। दिस प्रोसेस वी कॉल द इंसेमिनेशन। ठीक, नाउ व्हाट हैपन्स, द मोटाइल स्पर्म्स स्विम रैपिडली। नेक्स्ट सेकेंड टॉप पॉइंट क्या हो गया, जो मोटाइल स्पर्म्स होते हैं वो स्विम करते हैं। वेजाइना की जो अंदर की इन्वायरमेंट होती है वो कैसी होती है, वो लिक्विड होती है, उसी में दे स्पर्म स्विम्स वेरी रैपिडली। दे पास थ्रू द कर्विक्स एंड एंटर इनटू द यूट्रस एंड फाइनली रीच द जंक्शन ऑफ द isthmus and एम्प्यूलरी इस्थैमिक जंक्शन ऑफ द फैलोपियन ट्यूब। इसके बाद क्या करते हैं, जैसे ही स्पर्म्स जो है वो फर्स्ट पॉइंट क्या हो गया, पहले इंट्रोडक्शन ऑफ द sperms into the vagina of the females, then second the motile sperms runs और swims rapidly। थर्ड पॉइंट क्या हुआ, they pass through the cervix, पर cervix के थ्रू पास होते हुए यूट्रस के अंदर एंटर करते हैं और फाइनली उस जंक्शन में पहुंचते हैं जिसको हम कहते हैं isthmus और एम्प्यूलरा। एम्प्यूलरी और इस्थैमिक की जंक्शंस को हम क्या कहते हैं, isthmus, और it is located at the fallopian tube। ठीक, the ovum released by the ovary is also transported to the ampullary isthmic junction। अब इधर की तरफ अगर देखें तो जो फीमेल गैमेट होती है, जैसे कि ओवम होती है, वो ओवम रिलीज जब होती है तो वो कहाँ पहुँचती है, इसी एम्प्यूलरी इस्थैमिक जंक्शन पे पहुँचती है। ठीक है, तो उधर से मेल स्पर्म्स पहुँचे एम्प्यूलरी इस्थैमिक जंक्शन पे, इधर से ओवम जो है वो रिलीज़ हुई एम्प्यूलरी इस्थैमिक जंक्शन पे। देखिए एक चीज़ इसमें और ध्यान रखने वाली बात है कि ओवम जो है वो जब रिलीज होता है तो उसी टाइम पे अगर कॉपुलेशन हो रहा है तभी फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस होती है वो पॉसिबल होती है। ठीक है, फर्टिलाइजेशन कैन अकर ओनली इफ़ द ओवम एंड स्पर्म्स आर ट्रांसपोर्टेड साइमल्टेनियसली टू द एम्प्यूलरी इस्थैमिक जंक्शन। ठीक है, अगर दोनों का एक ही टाइम पे पहुंचने का, एक ही जगह पे पहुंचने का समय एक है, तभी जो फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस होती है वो पॉसिबल होती है। ठीक है, नाउ दिस इज़ द रीज़न वाई नॉट ऑल कॉपुलेशन लीड टू द फर्टिलाइजेशन और प्रेगनेंसी। यही इस चीज़ का मेन कारण है कि सारे जो भी कॉपुलेशन या फर्टिलाइजेशन होते हैं वो प्रेगनेंसी को लीड नहीं करते। नाउ द प्रोसेस ऑफ फ्यूज़न ऑफ अ स्पर्म विद एन ओवम इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। ठीक है, ये तो आपको अच्छे से अब पता ही चल गया होगा। द फ्यूज़न ऑफ स्पर्म विद ओवम इज कॉल्ड द फर्टिलाइजेशन। अब ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन sperms comes in the contact with the zona plascidia layer of the ovum and induces changes in the membrane and block the entry of additional sperms। देखिए ये पिक्चर देखिए, जो फीमेल की जो अपर लेयर है दैट वी कॉल द जोना प्लास्विडिया, जहाँ पे पहला स्पर्म जब पहुँचता है और उसके साथ में उसकी कॉन्ट्रैक्शन, मतलब सामने से उसका जब वो ओवम पे अटैच होता है तो वो उसकी जो ओवम की जो मेम्ब्रेन्स हैं उनके स्ट्रक्चर में चेंज शो करने लगता है, चेंजेस लाने लगता है और इस तरीके से बना देता है कि जो दूसरे बाकी के जो स्पर्म्स हैं वो उसमें जाके इन्वेड नहीं कर पाते हैं। ठीक है, दस इट इंश्योर्स दैट ओनली वन स्पर्म कैन फर्टिलाइज एन ओवम। और इससे ये किस लिए होता है कि
ऐसा हो कि ओनली जो एक ही स्पर्म है वही उस ओवम को फर्टिलाइज्ड कर सके। द सिक्रीशन ऑफ द एक्रोसोम helps the sperm enter into the cytoplasm of the ovum through the zona plasmidia and the plasma membrane। देखिए मैंने आपको बताया था जब हम स्पर्म का स्ट्रक्चर पढ़ रहे थे तो एक्रोस्पोर्स के बारे में, एक्रोसोम के बारे में पढ़ा था, और उसमें आपने पढ़ा था जो उसके अंदर प्रोटियोलिटिक एंजाइम्स होते हैं जो कि इस ओवम के पे पहुंचने के बाद उसकी जो लेयर होती है उसको इन्वेट करने में हेल्प करते हैं। ठीक है, तो वही जो सिक्रीशन होते हैं एक्रोसोम के वो स्पर्म को हेल्प करते हैं ओवम के साइटोप्लाज्म के अंदर पहुंचने में। ठीक है, दिस इंड्यूसेस द completion of the meiotic division of the secondary oocyte। और जहाँ पे वो पहुँचते हैं तो उसको सेकेंडरी oocyte का, मैंने बताया था ना मेटाफेज 1 में उससे जो सेकेंडरी oocyte होती है वो वहाँ पे लॉक्ड हो जाती है, अरेस्ट हो जाती है। जब कब उसमें स्पर्म्स उसके अंदर एंटर हो जाते हैं तो जो सेकेंडरी मियोटिक डिवीज़न जो होती है वो कंप्लीट होती है। द सेकेंड मियोटिक डिवीज़न इज़ ऑल्सो अनइक्वल एंड रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ अ सेकेंड पोलर बॉडी। जैसे फर्स्ट मियोटिक डिवीज़न में एक पोलर बॉडी और एक दो डॉटर सेल फॉर्म हुई थी, जब मतलब एक पोलर बॉडी और एक जो है ओवम। इसी तरीके से सेकेंड में क्या होता है, एक पोलर बॉडी का फॉर्मेशन होता है और साथ ही में एक हैप्लॉइड ओवम। ठीक है, soon the haploid nucleus of the sperm and that of the ovum fuse together to form a diploid zygote। अब जो हैप्लॉइड ओवम का पार्ट है और उधर की तरह हैप्लॉइड स्पर्म का जो पार्ट है, दोनों के जो हैप्लॉइड न्यूक्लियस आपस में मिलते हैं तो इस फ्यूज़न को हम क्या कहते हैं, फर्टिलाइजेशन। एंड व्हेन दे हैप्लॉइड टू हैप्लॉइड न्यूक्लियस सेल्स फ्यूज टुगेदर दे फॉर्म अ डिप्लॉइड zygote। n number of chromosomes are present in the male haploid nucleus, n number of chromosome is present in the female haploid nucleus। When both get fused with each other they form the zygote and then zygote will have n plus n equals to 2n number of chromosomes। ठीक है, one has to remember that the sex of the baby has been decided at this stage। let us see how। इसी स्टेज पे जो बेबी का जो सेक्स होता है वो डिसाइड हो जाता है। अब किस तरीके से होता है देखते हैं। एज यू नो द क्रोमोसोम पैटर्न इन द ह्यूमन फीमेल इज़ एक्सएस एंड द मेल इज़ XY। देखो जो फीमेल्स में जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो एक्सेस होते हैं, सेक्स क्रोमोसोम्स की यहाँ पे बात हो रही है। जो फीमेल में एक्स क्रोमोसोम्स होते हैं वो ह्यूमन फीमेल में वो XX होते हैं, और मेल्स में जो सेक्स क्रोमोसोम होते हैं वो X और Y होते हैं। अब दोनों हैप्लॉइड नंबर्स ऑफ होते हैं, यानी जो फीमेल में जो ओवम होता है वो एक X का भी हो सकता है और दूसरा भी X का हो सकता है। मतलब फीमेल तो X नंबर ऑफ क्रोमोसोम ही प्रोड्यूस करेगी हमेशा। ठीक है, बट मेल्स में जो स्पर्म होते हैं वो X1 नंबर वाले भी Y क्रोमोसोम्स हो सकते हैं और Y नंबर वाले भी स्पर्म्स हो सकते हैं। तो अगर X नंबर वाला X क्रोमोसोम ऑफ मेल meet with the X chromosome of the female, then the diploid nucleus is formed XX will lead to the फीमेल फीटस। वो फीमेल फीटस को जन्म देगा। लेकिन अगर Y नंबर ऑफ वाला क्रोमोसोम है वो X नंबर ऑफ वाले जो फीमेल के X नंबर ऑफ क्रोमोसोम से रिएक्ट करेगा तो वो बनाएगा डिप्लॉयड न्यूक्लियस XY, जो कि एक मेल फीटस को डेवलप करेगा। ठीक है, तो इन दिस वे the sex determination of the baby is takes place। ठीक, तो यही पूरा इसमें प्रोसेस में लिखा है, एक बार पढ़ लेते हैं इसको। हाँ, as you know the chromosome pattern in the human female is XS and that in the male is XY। therefore all the haploid gametes produced by the female have the sex chromosome X, where in the male gametes the sex chromosome could be either X or a Y। hence 50% of the sperms carry the X chromosomes while the other 50% carry the Y। after fusion of male and female gametes the zygote would carry either XX or XY, and depending on whether the sperm carrying X or Y fertilize the ovum, the zygote carrying XX would develop into the female baby and XY would form a male। ठीक है, the meiotic division starts at the zygote, moves through the isthmus of the oviduct
कॉल्ड द क्लीवेज। जो मियोटिक फर्स्ट जो माइटोटिक डिवीज़न जो होता है वो माइटोटिक डिवीज़न मल्टीप्लिकेशन होता है और मियोटिक डिवीज़न रिडक्शनल होता है, मतलब उसमें क्रोमोसोम की संख्या कम होती है मियोटिक में और माइटोसिस में बढ़ती है, सेल्स के नंबर्स बढ़ते हैं। ओके, तो जो पहला माइटोटिक डिवीज़न स्टार्ट होता है इसमें जो जाइगोट होता है वो अपने आप को डिवाइड करता है ओविटेक्ट में, ओविटेक्ट यानी कि फैलोपियन ट्यूब में डिवाइड करता है और एक क्लीवेज शो करता है। क्लीवेज मतलब एक स्प्लिटर शो करता है टूवर्ड्स द यूट्रियस एंड फॉर्म्स अ डॉटर सेल्स कॉल्ड द ब्लास्टोमियस। जो जाइगोट होता है वो डिवाइड होता है, डिवाइड होकर 2 डॉटर सेल्स बनाता है जिनको हम क्या कहते हैं, ब्लास्टोमियस। द एम्ब्रियो विथ 8 to 16 ब्लास्टोमियस इज कॉल्ड द मोर्यूला। फिर ये 2 से 4, 4 से 8, तो ये 8 जो 4 से 8 और 8 से 16 जब स्टेज पर जब जाइगोट का डेवलपमेंट होता है तो उस ब्लास्टोमियस को हम क्या कहते हैं, मोर्यूला। ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं, मोर्यूला। इसका फिगर दिया हुआ है, देखिए। ट्रांसपोर्ट ऑफ ओवम, देन फर्टिलाइजेशन एंड पैसेज ऑफ ग्रोइंग एम्ब्रियो थ्रू द फैलोपियन ट्यूब। देख रहे हो हम यहाँ पे, दिस इज द ओवम, ओवम गेट फर्टिलाइज्ड बाय द स्पर्म्स, then the zygote formation takes place, the zygote start dividing, and then when it got to 8 to 16 in number we called it morula. Fine. The morula continues to divide and transforms into the blastocyst as it moves further into the uterus. जो मोरुला होता है वो भी डिवाइड करता रहता है और उसने अपने आप को किस में चेंज करता है, वो ब्लास्टोसिस्ट में। ब्लास्टोसिस्ट जो होता है वो कहाँ पे जाता है, यूट्रस पे जाता है। द ब्लास्टोमियस इन द ब्लास्टोसिस्ट आर अरेंज इनटू एन आउटर लेयर कॉल्ड द ट्रोफोब्लास्ट एंड द इनर ग्रुप ऑफ द सेल अटैच टू द ट्रोपोप्लास्ट कॉल्ड द इनर सेल मास। जो ब्लास्टोसियस होता है जो द ब्लास्टोमियस होते हैं वो अपने आप को 2 लेयर्स में अरेंज करते हैं, आउटर लेयर में और इनर लेयर में। जो उनकी आउटर लेयर होती है उनको हम ट्रोफोब्लास्ट कहते हैं, जबकि जो इनर लेयर ऑफ सेल्स होती है उनको हम इनर सेल मास कहते हैं। तो द ट्रोपोब्लास्ट लेयर देन गेट्स अटैच टू द एंडोमेट्रियम एंड द इनर सेल मास गेट्स डिफ्रेंशिएटेड एट एन एम्ब्रियो। तो जो ऊपर की जो लेयर होती है वो किस में चेंज हो जाती है, वो किस में अटैच हो जाती है, एंडोमेट्रियम्स में। आपको मैंने मेंस्ट्रुअल साइकिल में बताया था एंडोमेट्रियम के लेयर के बारे में। तो उस एंडोमेट्रियम की लेयर के साथ में ब्लास्टोमेयर की जो पहली जो लेयर होती है, ऊपर वाली लेयर होती है ट्रोपोब्लास्ट, वो अटैच हो जाती है और जो अंदर का जो इनर सेल मास होता है वो किस में स्टार्ट ग्रो करना लगता है, एज एन एम्ब्रियो उसमें ग्रो करने लगता है। आफ्टर अटैचमेंट द यूट्राइन सेल डेवलप रेपिडली एंड कवर्स द ब्लास्टोसिस्ट। जैसे ही यूट्राइन वॉल में अटैच होता है ये ट्रोपोब्लास्ट सेल्स अटैच होते हैं तो यूट्राइन सेल्स जो होते हैं वो तुरंत जल्दी जल्दी डिवाइड करने लगते हैं और जो ब्लास्टोसिस्ट होता है उसको चारों तरफ से कवर कर लेते हैं। एंड एज अ रिजल्ट द ब्लास्टोसिस्ट बिकम embedded in the endometrium of the uterus and this is called the implantation and it leads to the pregnancy। तो जैसे ही ब्लास्टोसिस्ट जो होता है एंडोमेट्रियम्स के द्वारा सेल्स के द्वारा यूट्रस में एम्बेडेड हो जाता है, उसी में जुड़ जाता है, तो उसको उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, अटैच हो जाता है, उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, इम्प्लांटेशन। और उस स्टेज को हम क्या कह सकते हैं, प्रेगनेंसी, विच लीड्स टू द प्रेगनेंसी। ओके, तो दिस इज़ ऑल अबाउट द दिस इज़ ऑल अबाउट द फर्टिलाइजेशन एंड द इम्प्लांटेशन। तो एक बार फिर से रिवीजन करना चाहते हैं तो एक बार फिर से हम देख लेते हैं क्या है। फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस में क्या होता है, पहला स्टेप है इंसेमिनेशन का। इंसेमिनेशन by the process of copulation semen is released by the penis to the vagina, ठीक है। then the motile sperms swims rapidly and they passes the cervix and then they enter into the uterus and finally they reach to the ampulla and the stamens junction. In ampulla and stamen junctions if ovum is present then the fertilization process takes place, ठीक है।
if you'll see the structure, so there is a zona pellucida. As soon as the sperm attach with the zona pellucida, it start showing the changes into the membrane of the ovum, and due to that other sperms now will not no longer to invade the ovum anymore. यानी कि एक स्पर्म जो है एक ही ओवम को इन्वेट करके उसमें एंटर कर जाता है, उसके बाद कोई और जो होता है स्पर्म उसमें एंटर नहीं कर सकता है. ठीक है, तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, फर्टिलाइजेशन. ठीक, फिर क्या होता है, फर्टिलाइजेशन की जब प्रोसेस होती है तो जाइगोट का फॉर्मेशन होता है. जाइगोट की फॉर्मेशन के बाद में पहली मियोटिक डिवीज़न सेकेंडरी oocyte की कंप्लीट होती है और एक सेकेंड पोलर बॉडी के साथ साथ एक हैप्लॉइड ओवम बनता है. अब नेक्स्ट स्टेज में क्या होता है, जो हैप्लॉइड ओवम होता है का जो न्यूक्लियस होता है और जो स्पर्म का जो हैप्लॉइड न्यूक्लियस होता है वो आपस में मिलते हैं एंड दे फॉर्म द डिप्लॉइड जाइगोट. डिप्लॉइड जाइगोट इस स्टेज पे ही बेबीज़ की सेक्स डिटर्मिनेशन पता चल जाती है कि कौन सा बेबी मतलब बॉय होगा या गर्ल होगी. अगर एक्सेस क्रोमोसोम्स आपस में इंटरेक्ट करे हुए हैं तो बेबी गर्ल है, और अगर XY क्रोमोसोम्स आपस में इंटरेक्ट करते हैं तो वो क्या होगा, बेबी बॉय. ठीक है, इसके बाद क्या होता है, माइटोटिक डिवीज़न स्टार्ट हो जाता है और जाइगोट जो होता है वो ईसोथैमस ऑफ द ओविडक्ट में क्लीवेज स्टार्ट कर देता है, मतलब डिवाइड होना स्टार्ट करता है. क्लीवेज मतलब एक तरीके से डिवीज़न स्टार्ट कर देता है और दो डॉटर सेल्स बनाता है. डॉटर सेल्स को हम क्या कहते हैं, ब्लास्टोमेयर. जब ये डॉटर सेल्स ब्लास्टोमेयर जो होती हैं वो 8 to 16 नंबर्स में आ जाती हैं, तब उस स्टेज को हम क्या कहते हैं, मॉर्यूला. अब जो मॉर्यूला होता है वो भी डिवाइड करता रहता है और डिवाइड करके अपने आप को ब्लास्टोसिस्ट में चेंज कर देता है और यूट्रस की तरफ मूव करता है. अभी तक ओविडक्ट में के जंक्शन में थे, अब यहाँ पे कहाँ पे ये लोग मूव कर रहे हैं, यूट्रस की वॉल की तरफ मूव कर रहे हैं. यहाँ पे यूट्रस की वॉल तक मूव करते करते जो ब्लास्टोमेयर्स होते हैं उनमें 2 लेयर्स फॉर्म हो जाती हैं. एक आउटर लेयर जिसको हम ट्रोपोब्लास्ट कहते हैं और एक इनर लेयर होती है जिसको हम इनर सेल मास कहते हैं. जो ट्रोपोब्लास्ट होती है वो यूट्रस की एंडोमेट्रियम सेल्स के साथ अटैच्ड हो जाती है और जो इनर सेल मास होता है वो एम्ब्रियो में कन्वर्ट होने लगता है. ठीक है, अब जैसे ही वो अटैच होती है तो ये यूट्राइन सेल्स होते हैं वो एक्टिव हो जाते हैं और बहुत जल्दी डिवाइड करने लगते हैं और ब्लास्टोसिस्ट यानी जो एम्ब्रियो डेवलपमेंट वाले जो सेल्स हैं उनको जो है एक तरफ से शील्ड प्रोवाइड कर देते हैं, प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर देते हैं, उसको चारों तरफ से घेर लेते हैं और वहीं पे इस प्रोसेस को जिस पे एंडोमेट्रियम में ब्लास्टोसिस्ट अटैच हो जाता है यूट्रस में, इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, इम्प्लांटेशन, विच लीड टू द प्रोसेस ऑफ प्रेगनेंसी. तो आई होप कि आप सबको जो है अच्छी तरीके से ये क्लियर हो गया होगा टॉपिक. ठीक है, स्ट्रक्चर देखिए, इसमें स्ट्रक्चर में पहले तो मैंने आपको बता दिया था मॉर्यूला ब्लास्टोसिस्ट का, यहाँ पे ओवम और यहाँ पे अटैच हो रहा है, फिर ये ओविडक्ट से जो है मूव करता करता यूट्रस की वॉल पे आ रहा है और यूट्रस की वॉल पे आके यहाँ पे एंडोमेट्रियम के सेल्स के साथ में अटैच्ड हो रहा है, ब्लास्टोसिस्ट अटैच हो रहा है. जब यूट्रस सेल्स के एंडोमेट्रियम के साथ ये अटैच हो रहा है तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, इम्प्लांटेशन. तो आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड द होल कॉन्सेप्ट ऑफ फर्टिलाइजेशन एंड इम्प्लांटेशन. तो इसमें जो भी मैं क्वेश्चन दूंगी आप चाहे आप उसका जो आंसर है वो स्टेप बाय स्टेप में लिखने की कोशिश करिएगा, क्योंकि या फिर फ्लो चार्ट के थ्रू आप इसके आंसर्स देने की कोशिश करिएगा, क्योंकि दैट विल बी मोर कन्वीनियंट फॉर यू ऑल टू लर्न. तो ये आप पहले मुझे करके दिखाइएगा. अगर मुझे कुछ लगेगा कि आपने कुछ गड़बड़ करी या नहीं कर पाए हैं तो आई विल गिव यू द फ्लो चार्ट इन माई रिवीजन कॉन्सेप्ट्स. बट फर्स्ट ऑफ ऑल you have to do it by yourself. And please class 12th, just be active in your work, in your attendance. If you're not doing so तो I am not able to understand कि आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं. द मोर ओवर वी विल इंट्रैक्ट, ज़्यादा से ज़्यादा जितना हम इंट्रैक्ट आपस में करेंगे उतना ही ज़्यादा जो भी कन्फ्यूजन्स हैं रिगार्डिंग
चैप्टर्स के डाउट्स हैं वो हम क्लियर कर पाएंगे। ठीक है, सो आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड। तो कीप रिवाइजिंग, डू माई वर्कशीट, सबमिट योर वर्क properly, okay, and take care of yourself. Thank you and have a nice day.